अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एडवांस्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को जो है ना बक कन्वर्टर से रिलेटेड ना बेसिकली स्टार्ट में तो बताया गया था कि जी कैसे रेगुलेशन और ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। उसके बाद आपको बताया गया था कि जी सिंपल जो है पल्स विथ मॉड्यूलेटर और ये किस तरीके से डिज़ाइन किए जा सकते हैं। और अभी जो आपने एक लेक्चर सुना है उसके अंदर आपके पास बक कन्वर्टर का डीसीएम ऑपरेशन से पहले वाला ये वाला पोर्शन भी सारा एक्सप्लेन किया गया। तो इसमें था कि कुछ चीज़ें ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, तो मैं उनको जो है ना दोबारा रिपीट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डीसीएम के अंदर जो है बक कन्वर्टर के ऑपरेशन को, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना इम्पोर्टेंट है। और याद रखें जिन चीज़ों को मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ वो एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट कह रहा होता हूँ। तो मैंने ये स्टार्ट ऑफ द कोर्स में भी आपको बताया था कि मैं जो है आपको हिंट्स जो हैं लेक्चर्स के अंदर ही दूंगा कि क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं पूछी जा सकती, उन लोगों के लिए जो लेक्चर्स अटेंड करते हैं या वीडियो देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ओवरऑल वैसे टोटल पोर्शन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, जिससे पिछला पोर्शन भी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जी डीसीएम मोड में क्या होगा। डीसीएम मोड में क्या होता है कि आपके पास स्टोर्ड एनर्जी जो है, जब हमने इसको ऑन किया था स्विच को, तो ये ऑन था, ये वाला ऑफ था और इसके क्रॉस करंट जो है वो बढ़ता हुआ एक वैल्यू तक आया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने कर दिया जनाब स्विच को ऑफ। जब स्विच को ऑफ किया तो यहाँ से करंट जो है फ़्लो कर रहा था आपके पास, तो ये ऑफ कोर्स उसी तरह से, और ये नीचे आ रहा था। लेकिन अब आपके पास क्या हुआ कि स्टोर्ड एनर्जी जो है यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब आपके पास स्टोर्ड एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है तो उसका क्या नतीजा निकलता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि आपके पास ये करंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आपके पास रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो होने का मतलब है कि स्टोर्ड एनर्जी आपके पास ज़ीरो होगी, तो ये आप डीसीएम मोड के अंदर आ गए। तो अब हम इसी डीसीएम मोड के अंदर सॉल्व करेंगे कि क्या रिलेशन हमारे पास इनपुट आउटपुट आता है और बाकी पैरामीटर्स को। तो जो सबसे ऑब्वियस चीज़ है वो ये है कि जब आपने स्विच को ऑन किया तो इस पॉइंट पे आपके पास वी, अच्छा और ये क्लोज्ड है, इस साइड पे वी इनपुट है, इस साइड के ऊपर आपके पास वी आउटपुट है। ये आपके पास डिफाइंड है वी एल ऑफ टी की डायरेक्शन। तो इसके वोल्टेज देखेंगे तो ये वी इनपुट माइनस वी आउटपुट है, वो आपने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। कितनी देर तक ये रहेगा, ये आपके पास डी टी एस टाइम तक रहेगा जब तक ये स्विच को आपने ऑन किया हुआ है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि जब इसको ऑफ़ कर देते हैं, दोबारा सिनेरियो सेकंड बना लेते हैं हम। तो ऑफ़ के केस में यहाँ से करंट आपके पास आ रहा था, तो ये क्योंकि ग्राउंड एक तरह का उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये ज़ीरो है, यहाँ पे आपके पास माइनस वी आउटपुट है, प्लस वी आउटपुट है। लेकिन ये जो वी एल ऑफ टी है, ये जब आप देखेंगे तो वो आपके पास है माइनस वी आउटपुट के बराबर। ये कितनी देर तक रहेगा, ये उतनी देर तक रहेगा जब तक कि आपके पास करंट रिड्यूस होकर ज़ीरो नहीं हो जाता। तो पहले क्या होता था कि आपके पास ये पूरे साइकिल के तक माइनस वी आउटपुट रहता था, लेकिन अब ये खाली जो है डी वन टी एस तक रहेगा। डी वन टी एस वो टाइम है जब तक कि आपके पास ये करंट ज़ीरो तक नहीं पहुंचता। जैसे ये करंट ज़ीरो के बराबर पहुंचेगा तो यहाँ से जो है कोई वोल्टेज नहीं है इसके क्रॉस और कोई करंट नहीं है, करंट भी ज़ीरो हो जाएगा और इसके क्रॉस वोल्टेज भी ज़ीरो। वो हमारे पास थर्ड फेज़ है जो कि इधर डी टू टी जो है एक टाइम उसको डिफाइन कर दिया। उस केस में क्या होगा कि इसके क्रॉस वोल्टेज ज़ीरो है। तो इसी को जब हमने अगर इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज निकाली थी, अगर हमने करंट निकालना है, करंट की स्लोप एटलीस्ट डी आई एल ओवर डी टी के करंट की स्लोप क्या, तो वो वी एल ऑफ टी और डिवाइडेड बाई एल है। तो ये अगर वी इनपुट माइनस वी आउटपुट है तो वी इनपुट माइनस वी आउटपुट ओवर एल, तो ये इस लाइन की स्लोप आ गई। तो ज़ीरो से ऑफ कोर्स इस करंट ने स्टार्ट होना है, क्योंकि डीसीएम के अंदर पिछले साइकिल के एंड तक
करंट आपके पास ज़ीरो हो गया था, क्योंकि अब आपको पता है ना कि DCM में है। तो जब करंट आपके पास ज़ीरो था, ज़ीरो से ये हमेशा स्टार्ट होगा, एक किसी वैल्यू तक पहुंचेगा जब तक DTA है। उसके बाद जब ये वोल्टेज माइनस वी आउटपुट हो गई तो माइनस वी आउटपुट बाय एल, नेगेटिव स्लोप के साथ करंट रिड्यूस होगा। D2 D1 TS जो ये ड्यूरेशन है उसके बाद ये ज़ीरो हो गया, और नेक्स्ट साइकिल इसी तरीके से आपके पास रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारे पास करंट की वेव फॉर्म है और ये वोल्टेज की हमारे पास वेव फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि पहले तो वोल्ट सेकंड बैलेंस हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे और निकालते हैं कि हमारे पास क्या रिलेशन आता है। वोल्ट सेकंड बैलेंस क्या था, ये ए प्लस एरिया और ए माइनस एरिया ये बराबर है। तो ये ट्रायंगल्स हैं, ए प्लस एरिया है हमारे पास वी आई, वी इनपुट कह लें, माइनस वी आउटपुट टाइम्स DTS इज़ इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि ये रेक्टेंगुलर, इसमें नेगेटिव साइन है सच नहीं आपके पास आना है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक नंबर है, हाइट है रेक्टेंगल की। तो इसको हम लिख देंगे वी आउटपुट, और ये टाइम ड्यूरेशन थी D1 TS। TS से TS कैंसिल हो गया, तो अगर D1 की वैल्यू हमने निकालनी हो तो वो हमारे पास आ जाएगी D1 इज़ इक्वल टू D वी इनपुट माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी आउटपुट, जिसको और भी अगर लिखना हो तो हम कह सकते हैं D वी इनपुट ओवर वी आउटपुट माइनस 1। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये करके इस तरह लिखा हुआ है। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हम आगे फर्दर क्या करते हैं, अब ये D1 हमें नहीं पता, अब डिपेंडिंग ऑन कि कितनी वोल्टेज वी इनपुट कितनी है, वी आउटपुट कितनी है। ठीक है, यहाँ पर देख लें ड्यूटी साइकिल वी इनपुट वी आउटपुट की बेस पे D1 निकलेगा, पर वी आउटपुट हमें नहीं पता। ठीक है, CCM के मोड के अंदर तो हमें पता था कि वी आउटपुट इज़ इक्वल टू DV इनपुट, वहाँ पे तो हमने साबित किया था फॉर CCM। फॉर DCM वी आउटपुट ही तो निकालने के लिए हमने ये रिलेशन अप्लाई किया था, तो हमें नहीं पता वी आउटपुट क्या है, हमें नहीं पता D1 क्या है, तो दो वेरिएबल आ गए। अच्छा, आगे सॉल्व करना है तो यहाँ से फिर हमें करना पड़ेगा, कोई और पैरामीटर यूज़ करना है D1 निकालने के लिए। एक और साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें चाहिए, तो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास है कौन सी साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अच्छा जी, वो हमारे पास आ जाता है कि हम इस टोटल का एरिया निकाल लेते हैं कितना आता है। ओके, तो ये हमारे पास बल्कि टोटल का निकालने की बजाय इंडक्टर आउटपुट साइड पे लगा है, तो हम आउटपुट करंट को बेसिकली निकाल लेते हैं। तो आउटपुट करंट हमारे पास क्या होगा, ये सारे के हिसाब से जो है ना एवरेज आ जाएगी। लेट मी वेरीफाई, जी हाँ, एवरेज इंडक्टर करंट। एवरेज इंडक्टर करंट हमारे पास आई आउटपुट है। आई आउटपुट हमारे पास होगा इस सारे का एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय TS। तो एरिया क्या आता है इसका, एरिया इसका होगा हाफ बेस की क्या वैल्यू है, D प्लस D1 प्लस D1 TS। ठीक है, क्योंकि TS दोनों के साथ लगा है, बेस इंटू अल्टीट्यूड इंटू ILP। TS से TS कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये चीज़ आई D प्लस D1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय ILP। अब ILP हमें इधर के हिसाब से पता है कि जी ILP की क्या वैल्यू आती है। ठीक है, अगर ये हमारे पास पॉइंट है ILP
और ये पॉइंट है 0, और जो ये टाइम है ये है d1 ts, और जो ये स्लोप है आपके पास माइनस वी आउटपुट ओवर एल। तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, 0 माइनस ILP डिवाइडेड बाय ये माइनस ये d1 ts इज इक्वल टू माइनस वी आउटपुट ओवर एल, माइनस वी आउटपुट ओवर एल। ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाता है, तो ILP इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा d1 ts वी आउटपुट ओवर एल, d1 ts वी आउटपुट ओवर एल। ठीक है, तो ये एक आपके पास जो है ना आई आउटपुट का रिलेशन आ गया। ठीक है, वी आउट d1 ts ओवर 2l। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो ये वाली टर्म थी ना वी आउटपुट, ts ओवर 2l जो है ना वो आपके पास IOB मैक्स के बराबर है। तो ये बाकी टर्म देखें तो IOB मैक्स d प्लस d1 टाइम्स d1 आ जाता है। ये d1 की वैल्यू यहाँ पे आप अगर प्लेस करते हैं तो ये बन जाता है, और यहाँ पे भी प्लेस करते हैं तो ये अंदर इंटरनली हो जाएगा d प्लस d वी इनपुट ओवर वी आउटपुट -1, और यहाँ पे भी इसी तरीके से करके पूरी टर्म्स आएंगी। वहाँ से आप इसको सॉल्व करके d की वैल्यू निकालना चाहें तो वो ये रिलेशन आपके पास आ जाता है। इसी रिलेशन को अगर हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आता है कि जो ड्यूटी साइकिल अगर हम प्लॉट करें ना कि ड्यूटी साइकिल की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे ये आपके पास है आई आउटपुट ओवर IOB मैक्स। ठीक है कि आई आउटपुट ओवर IOB मैक्स के करंट कितना है एज़ कम्पेयर टू द मैक्सिमम वैल्यू, जिससे कम के ऊपर जो है आप DCM मोड में होंगे। मतलब इसका क्या मतलब है कि जी अगर हमें पता है कि आई आउटपुट इज़ लेस देन IOB, तो आप कौन से मोड में हैं? DCM के अंदर। ठीक है, और अगर आपकी वैल्यू जो है IO इज़ ग्रेटर देन IOB तो आप हैं CCM में। तो इधर क्या किया है कि इसको स्केल कर दिया है IOB मैक्स से दोनों टर्म्स, क्योंकि ये तो फिर नंबर्स हैं ना। तो अगर हम यहाँ पे एक जेनेरिक सॉल्यूशन प्लॉट करना चाहते हैं तो हम इसको स्केल कर देंगे, IOB हो गया और इधर IOB मैक्स आ गया। तो ये IOB ओवर IOB मैक्स का हमारे पास एक रिलेशन हमें पता है कि IOB इज इक्वल टू IOB मैक्स टाइम्स 1 माइनस ड्यूटी साइकिल, क्योंकि यहाँ पे वी आउटपुट TS ओवर 2L आ रहा होता था, तो जो कि IOB मैक्स की। तो इसका मतलब है कि अगर IOB बाय IOB मैक्स लें तो वो 1 माइनस ड्यूटी साइकिल के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो लाइन इधर प्लॉटेड है। ठीक है, मसलन कि अगर आपने जो है ड्यूटी साइकिल की वैल्यू अगर आप कर देते हैं 0, तो IOB मैक्स के बराबर है, मतलब IOB ओवर IOB मैक्स इज इक्वल टू 1, वो ये पॉइंट आ गया। अगर आप इसको कर देते हैं 1, ठीक है, ड्यूटी साइकिल की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ गया। तो तमाम जो ये लाइन है पूरी, ये बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ड्यूटी साइकिल।
जब हम इसके हिसाब से ये सारा देख लेते हैं तो अगली साइड के ऊपर अगर इसी तरह आई आउटपुट को भी आई ओ बी मैक्स से डिवाइड करके ये वाली रखें तो ये नंबर आपको बता रहा है कि आपके पास करंट कितना है एज़ कम्पेयर टू आई ओ बी मैक्स। मसलन आई ओ बी मैक्स आपके पास जो है वो डिपेंड कर रहा है पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कि वी आउटपुट 2 एफ एस एल के ऊपर। अगर वी आउटपुट है 5 वोल्ट, एफ एस है 1 किलो हर्ट्स, एल आपके पास जो है वो है 1 मिली हेनरी। तो आई ओ बी मैक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आई ओ बी मैक्स की क्या वैल्यू आएगी, 5 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों मिलके जो है 1 बन जाएंगे। तो 2.5 इज इक्वल टू 2.5 एम्पेयर। ठीक है, और आई आउटपुट आपको कहा जाता है लेट से है 2 एम्पेयर। तो अब है कि जी आई ओ आउटपुट ओवर आई ओ बी मैक्स आपके पास आ जाएगा तकरीबन 2/2.5.75 इधर करके कुछ आएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 4 से 80, ये आ जाता है नंबर। यस, 4 से हाँ ये वाला पॉइंट आ गया। तो मतलब कि इधर हम लाई कर रहे हैं। लेकिन अब एक तो हमें करंट की वैल्यू इसके लिए चाहिए थी बाकी सारे पैरामीटर से, दूसरी वैल्यू हमें ड्यूटी साइकिल चाहिए थी। तो लेट्स से अगर इसी सिनेरियो के अंदर आई आउटपुट 2 एम्पेयर है, आई ओ बी मैक्स ये है, अगर ड्यूटी साइकिल आपके पास है 0.5, ये है ड्यूटी साइकिल है 0.5। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वाली लाइन है जहाँ पे ये दो पैरामीटर्स मैच होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप कंटिन्यूस कंडक्शन मोड के अंदर हैं, और कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में हैं तो एम वी डी सी आपके पास है वी आउटपुट ओवर वी इनपुट। ठीक है, तो वो आपके पास होगा 0.5। तो अगर वी आउटपुट 5 वोल्ट है तो वी इनपुट इज इक्वल टू 5 ओवर 0.5 इज इक्वल टू 10 वोल्ट इनपुट होगी। मतलब पूरा आपने जो है ना, जब वो वाला सॉल्व किया था अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स के केस में, तो वहाँ पे वो कर्व सिर्फ और सिर्फ आपको बताती थी कि मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है। यहाँ पे ये जो कर्व है ये सिर्फ मोड ऑफ ऑपरेशन नहीं बताती, बल्कि आपको एक तरह का पूरा रिजल्ट भी बता देती है कि आंसर क्या है। इसमें कोई भी ये मैथमेटिकल ये पूरी कर्व चीज़ें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट आपको डायरेक्टली यही कर्व बता देती है। तो सारी मैथमेटिक्स के बाद जाके आपने जो है ना एक इस तरह का ये बिहेवियर निकाला, जो कि सी सी एम डी सी एम दोनों के केस के अंदर जो है बक कन्वर्टर का रिज़ल्ट यहाँ पे जो है ये शो कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, लेट से अब मैं कहता हूँ कि जी कोई हमें इनपुट की कोई ना कोई वेरिएशन या चीज़ें आई जिसकी वजह से, या कोई सिस्टम में आपने रेगुलेशन नहीं की थी, ड्यूटी साइकिल किसी वजह से जो है वो चेंज होके आपके पास हो गया लेट से 0.1। ठीक है, अगर ड्यूटी साइकिल 0.1 हो गया तो ड्यूटी साइकिल 0.1 है इधर करके। ठीक है, तो अब आप कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन में हैं। तो अगर ड्यूटी साइकिल 0.5 से 0.1 हो जाता है तो अब आपके पास मोड ऑफ ऑपरेशन है डीसीएम का। ठीक है, तो डीसीएम वाले जो है ना मोड ऑफ ऑपरेशन के अंदर आप अब पहुंच चुके हैं। तो ये जो है आप आगे हैं, और जो रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है वो रिज़ल्ट अब भी 0.1 ही है। तो इसका मतलब है अगर आउटपुट 5 वोल्ट ही है, ठीक है यहाँ पे, तो जो इनपुट आपके पास आएगी, अच्छा ये 0.1 हो गया,
ये 5 वोल्ट ही था, तो अब आपको इनपुट साइड पे 50 वोल्ट देने पड़ेंगे, तो फिर आपके पास आउटपुट 5 वोल्ट की रहेगी। तो ये इस तरीके से ना पूरा का पूरा आप सिनेरियो जो है ना इधर सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक ये भी है कि अच्छा ये आपने कर लिया, और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि लेट से आपने जो है अभी भी जो है ये 0.8 के ऊपर तो चलो कुछ भी नहीं, अब आप आउटपुट करंट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। और आउटपुट करंट आप इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं कि जी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप वही रहे, मतलब MVDC को दोबारा 0.5 करना चाहते हैं, लेकिन सारे पैरामीटर बाकी फिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर वेरी कर सकते हैं, वो है आई आउटपुट। तो आई आउटपुट को आप चेंज करें तो क्या ये पॉसिबल है कि आप जो है MVDC ये 0.5 ही ले सकें? आप आई आउटपुट को चेंज कर सकते हैं और आप ड्यूटी साइकिल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को कर लेते हैं, चलें। तो अब आई आउटपुट को अगर आप पीछे लाते जाएं तो हमने देखना है कि किस वैल्यू के ऊपर ड्यूटी साइकिल को भी, चलो ठीक है। तो हम ना इनको चेंज करते करते देखते हैं कि क्या हमारे पास, नहीं ये मैंने एक गलत एग्जांपल यहाँ पे बनाई है, ये इसका कोई ऑब्वियस सॉल्यूशन नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये एक केस हो गया, बाकी इस तरह के वैसे मैं दूंगा भी नहीं, मैं आपको बता ही दूंगा कि किन चीज़ों के ऊपर सॉल्व करना है। तो ये तमाम जो हमारे पास इधर लाइंस आ रही हैं, ये लाइंस फिक्स्ड गेन की लाइन है, 0.5 का गेन चाहिए। तो अगर करंट आपके पास जो है यहाँ पे 2 एम्पेयर था और 2.5 एम्पेयर ये है, तो करंट अगर लेट से आपके पास हो जाता है 0.2, इसको 5 पे डिवाइड करें, 0.5 एम्पेयर। अगर करंट आपके पास 0.5 एम्पेयर हो जाता है तो आप लाइन जो है ना वो आपके पास इधर से इधर को मूव कर देंगे। तो इधर से अगर आप इधर को मूव कर जाते हैं ओरिजिनल सिनेरियो के अंदर, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि जी अब आप बताएं कि आपके पास इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले 0.5 के केस में 10 वोल्ट आपने अप्लाई किए थे, तो अगर ड्यूटी साइकिल उतना ही है और आपने खाली करंट को वेरी किया है, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास कितना गेन है। तो याद रखें ये वाली लाइन है 0.7 गेन की, ये वाली लाइन है 0.6 गेन की, तो आपके पास MVDC ये जो V आउटपुट ओवर V इनपुट है ये आ जाता है तकरीबन 0.65। जब ये 0.65 आ गया, अब V इनपुट आपने निकालनी है तो वो उसी तरीके से आप निकाल लेंगे कि V आउटपुट 5 वोल्ट है, ये 0.65 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 0.65 आपके पास आ जाएगा कि इनपुट वोल्टेज अब कितनी होनी चाहिए ताकि यही गेन आ जाए। तो ये इस तरीके से ना इसको कर्व को जो है इस्तेमाल करके ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। अच्छा ये दूसरा एक है, पिछले के अंदर हर लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी फिक्स्ड गेन को, ठीक है, कि इनपुट आउटपुट जो है ना वो 0.9 टाइम्स गेन लेने के लिए आपको कितना ड्यूटी साइकिल चाहिए। यहाँ पे जो है अगर करंट आपके पास जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो 90% ड्यूटी साइकिल चाहिए। पर जैसे ही आपके पास करंट बहुत कम हो जाता है और ये DCM मोड में आता है, तो इतना करंट होगा इस लाइन के बराबर, तो 80% चाहिए, इतना करंट और कम हो जाएगा 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, बिल्कुल मिनिमम करंट पे 10% चाहिए इस रेंज तक पहुँचने के लिए। और यहाँ पे जो लाइंस हैं वो फिक्स्ड ड्यूटी साइकिल की हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपने गेन फिक्स रखना है तो कितना ड्यूटी साइकिल, मतलब वही एक तरह की बात आपके पास आ गई। यहाँ ड्यूटी साइकिल आप एक ही रखते हैं, लेट से 0.5, और करंट आपके पास रिड्यूस होता है तो यहाँ तक तो आपके पास गेन जो है वो 0.5 ही रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपने ड्यूटी साइकिल कम करते करते लेट से इतना करंट हो जाता है आपके पास
तो इतने करंट के ऊपर आपके पास ड्यूटी साइकिल आपने 0.5 ही रखा हुआ है, उसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। फिर करंट और कम करेंगे आप उसी ड्यूटी साइकिल की लाइन को फॉलो करते हुए, वो ड्यूटी साइकिल की ये लाइन है। तो आपके पास जो है वो और 70% जो है ऑफ इनपुट हो गया। यहाँ पे लेके आते हैं, करंट और कम हुआ तो आपके पास जो है गेन और बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे लेके जाके ये और भी काफ़ी इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ, जो फिक्स्ड कर्व लाइन है वो आपके पास 0.5 ड्यूटी साइकिल पे ये है, ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल उतना ही रखा है, लेकिन DCM में जाके रिलेशन आपके पास वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये पूछी जा सकती हैं। अच्छा जी, तो वेव फॉर्म्स को हम देखते हैं। तो वेव फॉर्म्स के केस में उसी तरीके से होगा कि इधर से इनपुट आउटपुट आ रहा था, यहाँ पर जाके आपके पास जो है ये स्विचिंग कर दी आपने, और इधर जाके एनर्जी स्टोर्ड ज़ीरो हो गई। तो पहले आपने स्टार्ट में जैसे कनेक्ट किया तो करंट इंक्रीज़ कर रहा है ज़ीरो से, उसके बाद आपके पास जो है करंट रिड्यूस होकर ज़ीरो हो जाएगा, और इस पोर्शन में वोल्टेज करंट दोनों इंडक्टर के क्रॉस ज़ीरो हैं। जब ऑन किया था तो ये सारा का सारा करंट, जो कि अब एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, ये आपके पास गुजरेगी स्विच में से, और स्विच के अक्रॉस अगर वोल्टेज देखें तो जब तक आपके पास स्विच कंडक्ट कर रहा है, लेट मी शो समवेयर, हाँ, जब तक स्विच कंडक्ट कर रहा है इसके क्रॉस वोल्टेज ज़ीरो है। जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पे 0 वोल्ट होता है, और इस पॉइंट के ऊपर था V इनपुट, और ये ओपन हो गया है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज देखें तो वो इसको पॉजिटिव V इनपुट वोल्ट आ जाएंगे आपके पास, तो वही यहाँ पे V इनपुट। लेकिन जैसे ही वो इंडक्टर के क्रॉस स्टोर्ड एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो उस केस में आपके पास जहाँ पे वोल्टेज V इनपुट माइनस V आउटपुट आ जाती है। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो जब आपके पास स्टोर्ड एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ऑफ हो जाएगा। तो ये अभी भी ऑफ था, इसके क्रॉस जो है कोई ड्रॉप नहीं आएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी V आउटपुट। तो ये V इनपुट माइनस V आउटपुट आ गया। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं सेकंड पोर्शन, जो ये वाला हिस्सा है ये डायोड के क्रॉस करंट होगा। और डायोड जब हमारे पास ऑन है, ज़ीरो आ रहा है, जब उसके क्रॉस स्टोर्ड एनर्जी जो है वो ख़त्म हो गई है इंडक्टर के क्रॉस, तो फिर हमारे पास क्या वोल्टेज आएगी, ये हमारे पास ऑफ था, डायोड ऑन काम कर रहा था। जब डायोड काम कर रहा था तो आपके पास जो है ऑफ कोर्स डायोड के क्रॉस 0 वोल्ट थे, पर जैसे ही स्टोर्ड एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज थी वही यहाँ पे आ रही है V आउटपुट। तो डायोड के क्रॉस आप कहेंगे कि आपके पास जो है अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो माइनस V आउटपुट आ रहा है। ये माइनस V आउटपुट आ गया डायोड के क्रॉस, और इसी तरीके से माइनस V इनपुट आ रहा है जब आपके पास जो है डायोड कंडक्ट कर रहा था, डायोड जब ऑफ था, सॉरी। तो इसी तरह ये सारी वेवफॉर्म्स आ जाएंगी। हमारे पास जो है इंडक्टर के क्रॉस जो करंट है, उसमें से अगर एवरेज करंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस करंट आ जाएगा। वो क्यों? वो इसी तरीके से कि जैसे पहले भी था कि ये एवरेज करंट है, और हमारे पास अभी भी जो है एम्पेयर सेकंड बैलेंस अप्लाई होगा कैपेसिटर के क्रॉस। जितना करंट इधर से आ रहा है उसका AC कंपोनेंट इधर से फ़्लो कर रहा है और DC कंपोनेंट इधर से फ़्लो कर रहा है। तो उसके तहत हम जो है इस करंट में से एवरेज को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाली वेव फॉर्म हमारे पास आ जाती है। तो ये वाली जो वेव फॉर्म है ये हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस है। तो अगर आपने अब जो है डेल्टा V को वैल्यूएट करना है तो पॉजिटिव करंट आपके पास ये होगा, और नेगेटिव
पॉजिटिव जो चार्ज है जो सप्लाई किया जा रहा है कैपेसिटर को वो ये है, और जो चार्ज वहाँ से रिट्रीव किया जा रहा है वो ये है, और ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने जो है वो ख़त्म कर लिया कि डीसीएम की इसकी वेव फॉर्म्स और रिलेशंस और जो है सीसीएम डीसीएम बाउंड्री कंडीशंस, इन चीज़ों को जो है हमने अच्छे तरीके से देख लिया है। अब हम थोड़ा सा एक देखते हैं कि हमारे पास जो है डीसी डीसी कन्वर्टर्स के केस के अंदर सीसीएम और डीसीएम का जो है वो क्या मतलब है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जी अगर आपने तकरीबन एक जैसे या उसके अराउंड अबाउट वैल्यू के ऊपर ना कंटिन्यूस कंडक्शन मोड वाली वेव फॉर्म देखनी हो तो वो ये है, और उसी के अराउंड आपने जो है यहाँ पे तकरीबन इतनी वैल्यू बनती है एवरेज इसकी, उसी के अबाउट उतनी एवरेज के साथ अगर डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड वाली वेव फॉर्म देखनी हो तो वो आपके पास ये है। तो इन चीज़ों को देख के हमें ना कुछ पॉइंट्स पता चलते हैं इनके आपस में फ़र्क के। कंटिन्यूस अगर आपके पास मोड है तो उसके अंदर लोअर पीक करंट है। ये पीक करंट जो मैक्सिमम आपके पास आएगा सीसीएम में, जहाँ इंडक्टर के क्रॉस स्टोर्ड एनर्जी कभी भी ज़ीरो नहीं हो रही, तो वो आपके पास कम है। ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जा सकती हैं। हमारे पास क्योंकि ये पीक करंट कम है तो आई स्क्वायर आर के हिसाब से अगर हम लॉसेस देखें तो हमारे पास जो है ना कंडक्शन लॉसेस कम होंगे। और हमने क्योंकि इसमें पहले ही एक इंडक्टर ज़रा रिलेटिवली लार्ज लगा हुआ है जिसने फ़िल्टरिंग की हुई है, तो ये बक कन्वर्टर के बाद में आपने अगर फर्दर नॉइज़ रिड्यूस करनी है स्विचिंग की, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज्ड फ़िल्टर चाहिए इनपुट साइड के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आगे ये अच्छी तरह से फ़िल्टर हो रहा होता है। नुकसान क्या है कि इसके अंदर इंडक्टर बड़े साइज़ का लगा है, और इसको कंट्रोल करने के फीडबैक के अंदर अगर मॉडल किया जाए तो इसकी डायनामिक्स थोड़ी कम्प्लेक्स है। उससे इससे कंपेयर करते हुए अगर हम ये डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड को देखें तो हमारे पास हायर पीक करंट है, जिसका मतलब है कि हमारे पास लॉसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा हमारे पास क्या है कि जी आपने जो है इनपुट साइड के ऊपर अगर ये पूरी जो स्विचिंग हो रही है इसका इनपुट आउटपुट दोनों साइड्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। आउटपुट पे तो बल्कि डीसी ही क्योंकि करंट आ रहा है, इनपुट साइड के ऊपर करंट जो है वो ऑन या ऑफ के केस में जो है वो थोड़ा स्विच हो रहा होता है वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, कुछ इस तरह करके आ रहा है और इनपुट साइड के ऊपर से इतना करंट ले रहे थे हम, इसमें से ये वाला इतनी पीक जो है वो इनपुट साइड से आ रही है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास जब इनपुट साइड से हमने लेंगे तो वो क्योंकि एक ज़्यादा फ़र्क उसका पड़ रहा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इनपुट साइड पे इंट्रोड्यूस होंगी, जिसको रिड्यूस करने के लिए आपको जो है एक बड़ा फ़िल्टर चाहिए। अच्छा, अगर आप ये डीसीएम मोड को यूज़ करते हैं आइसोलेटेड कन्वर्टर्स के लिए जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो उस केस में आपको स्मॉलर ट्रांसफार्मर की इंडक्टेंस चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इंडक्टेंस और ये इंडक्टेंस वही एक बात होगी। ये सिर्फ बक कन्वर्टर का एक्चुअली सीसीएम डीसीएम का नहीं है, ओवरऑल हम देख रहे हैं। तो जैसे इधर इंडक्टर आपको जो है वो बिगर चाहिए था तो इधर स्मॉलर चाहिए। लोअर कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी साइड, अगर आपने आइसोलेटेड कन्वर्टर बनाया तो सेकेंडरी साइड के ऊपर जो रेक्टिफायर्स हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के जो डायोड्स हैं वो लोअर कॉस्ट वाले या लोअर रेटिंग के आपको चाहिए। ठीक है, और आपके पास इसको कंट्रोल करने की एक्चुअली फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में मॉडल किया जाए सिस्टम को डीसीएम में, तो उसकी डायनामिक्स जो हैं वो सिंपलर है। ऑफ कोर्स ये डायनामिक स्टडी करना एक रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स काम है जो कि इस कोर्स में नहीं किया जाएगा। तो लेकिन है कि ये आपके पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं सीसीएम मोड और डीसीएम मोड के। अच्छा जी, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है बूस्ट कन्वर्टर किस तरीके से काम करता है। बक कन्वर्टर का हमने सारा कुछ देख लिया था, हमने रेगुलेशन और उन चीज़ों का भी पूरा स्टडी कर लिया था। तो अब हम बक के बाद बूस्ट कन्वर्टर को स्टडी करेंगे। नेट मोहन बुक का जो है ये चैप्टर 7 से है ये कंटेंट।
तो बूस्ट कन्वर्टर जो है वो हमारे पास ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। यहाँ पे जो है इनपुट साइड पे इंडक्टर लगा था, बक कन्वर्टर में, बूस्ट कन्वर्टर में इधर आउटपुट साइड के ऊपर लगा हुआ था, और बूस्ट कन्वर्टर में हमारे पास इनपुट साइड पे लगा होता है। फर्दर हमारे पास जो है डायोड और स्विच की भी पोजीशन जो है वो रिलेटिवली चेंज हो जाती है। और वो किस तरीके से होती है कि हमारे पास सेंट्रल पॉइंट से ग्राउंड के बीच में स्विच लगा हुआ है और डायोड फेसिंग द आउटपुट इस साइड पे लगा हुआ है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से बना हुआ है। इनका आपस में जो है कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से सर्किट ड्रा करना है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पूछी भी जाएगी। तो इधर हम देखते हैं कि जी इंडक्टर हमारे पास इनपुट साइड पे है और बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। तो अब ये कैसे ऑपरेट करेगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि CCM मोड के केस में हम लेते हैं और इंडक्टर के क्रॉस वोल्ट सेकंड बैलेंस अप्लाई करेंगे, जिसका मतलब है ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट दोनों में हम देखेंगे इंडक्टर के क्रॉस क्या वोल्टेजेस आती हैं और कितनी देर तक वो वोल्टेजेस रहती हैं, और इससे हमारे पास जो है ना वो रिलेशन आ जाएगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जी जब हमने इसको ऑन किया तो इस पॉइंट पे 0 वोल्ट्स हैं, इस पॉइंट पे जो है वो V इनपुट है, तो इंडक्टर के क्रॉस हमारे पास आ गया V इनपुट माइनस V आउटपुट, और ये कितनी ड्यूरेशन के लिए आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी ड्यूरेशन देखें तो वो हमारे पास होगी DTS, ठीक है, CCM मोड है DTS। इसको ड्रॉ करें तो ये हम कह सकते हैं, सॉरी ये V इनपुट माइनस V आउटपुट नहीं है, दिस इज सिंपली V इनपुट। तो इधर हमने बना दिया और इसकी वैल्यू लिख दी V इनपुट, और ये कितनी देर तक रहेगा, ये जनाब DTS तक है। उसके बाद हमने क्या किया, जब ये स्विच ऑफ कर दिया तो करंट तो इधर से फ़्लो करना है। अब यहाँ से रास्ता नहीं है तो ये यहाँ से फ़्लो करेगा, तो ये डायोड कंडक्ट करेगा, ये आ गया V आउटपुट। तो अब हमारे पास जो है, अब ये क्योंकि V इनपुट पॉजिटिव था तो हमें पता है कि ये वाली जो टोटल नेट सम है ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं V इनपुट माइनस V आउटपुट, और जो टाइम होगा ये होगा 1 माइनस DTS। तो इसमें ना काफ़ी साइन और इन चीज़ों का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन अगर हम एरिया लें तो हमने हमेशा जो है इसका पॉजिटिव ही जो है पैरामीटर वहाँ पे लेना है। तो अब ये एम्पलीट्यूड के हिसाब से V इनपुट माइनस V आउटपुट है, तो 0 माइनस दिस टर्म को करना है। तो अगर हम यहाँ से लेते हैं V इनपुट DTS, ये एरिया हो गया, और ये एक नेगेटिव नंबर हमारे पास आ रहा है, तो पॉजिटिव नंबर लेने के लिए ये हो जाएगा जी V आउटपुट माइनस V इनपुट इंटू 1 माइनस TS ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 माइनस D, जिसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं V आउटपुट माइनस V इनपुट, V आउटपुट माइनस V इनपुट, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है तो प्लस D V आउटपुट, ये प्लस नहीं है माइनस आएगा ना, इधर माइनस है, माइनस D V आउटपुट प्लस D V इन, D V इन आ गया, ये D V इन इससे कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग ये वाली हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं V इनपुट अगली साइड पे हमारे पास चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जनाब के V इनपुट
इज़ इक्वल टू वी आउटपुट 1 माइनस डी। तो यहाँ पे हमने अगर वी आउटपुट ओवर वी आउटपुट टाइम्स हो जाएगा 1 माइनस डी। तो यहाँ से हम जो है ना बाकी रिलेशन निकाल लेंगे। लेट मी, हाँ ठीक है, सही हमने निकाला है, वेरीफाई एक दफ़ा फिर भी कर लेना चाहिए। वी आउटपुट ओवर वी इनपुट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस डी। अब इधर याद रखें कि ये क्योंकि हमें पता था एरिया नेगेटिव है तो हमने इसकी एब्सोलूट वैल्यू ली थी। इसमें क्योंकि वी आउटपुट वी इनपुट के मुकाबले में ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से इस नंबर को पॉजिटिव करने के लिए ये मैंने सारा काम किया है। अगर आपको जो है इस चीज़ की नहीं समझ लगती तो आप अगर ये दूसरी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट गलत आएगा, और ये बहुत लोग गलत करते रहे हुए हैं इसको। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि आपने अगर नहीं उस तरह से करना और आप एब्सोल्यूट में बस देखते हैं जी क्या वोल्टेज आई है इसके क्रॉस, साइन में नहीं पढ़ना चाहते, तो ये वाला रिलेशन यूज़ कर लें जो कि है वी एल ऑन। बस वोल्टेज लिखें, टाइम लिखें प्लस वोल्टेज, ऑफ के केस में टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास एरिया से एक तरीके से नहीं कैलकुलेट की जा रही है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के हिसाब से सारा का सारा सिस्टम जो है ना ये यहाँ पे चल रहा है। अच्छा जी, तो ये दूसरे तरीके से वी एल ऑन ये है। वी एल ऑफ उन्होंने कहा है कि जी वी इनपुट माइनस वी आउटपुट आ रहा है। तो इस केस में इन्होंने जब सॉल्व किया तो इन्होंने स्ट्रेट लाइन में लिख दिया, ठीक है। तो मैंने जो दूसरा किया था वो एरिया के हिसाब से किया था। इधर से भी सॉल्व किया तो वही वाला रिज़ल्ट आपके पास आएगा। तो ऑफ कोर्स वोल्टेज अगर जो है स्टेप अप हो रही है, ड्यूटी साइकिल की वैल्यू आप 0 से 1 तक प्लेस करें। 0 प्लेस करें तो वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर है, और इसको अगर 1 प्लेस करें तो वी आउटपुट जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू वी इनपुट। तो अगर वोल्टेज आपके पास स्टेप अप हुई है तो करंट आपके पास स्टेप डाउन होगा। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द बक कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर सॉरी boost converter is always higher than the input voltage, therefore it is a step up converter. तो इसमें अगर देखें कि जनाब ड्यूटी साइकिल 0 प्लेस किया तो वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर है, अगर 1 प्लेस किया तो इन्फिनिटी तक चले जाएगी। एग्जामिन द इंडक्टर करंट। अच्छा जी, अब ज़रा हम करंट्स और वो चीज़ें भी निकाल लेते हैं। तो हमें ऑन के केस में और ऑफ के केस में वोल्टेजेस पता है, वी इनपुट और वी इनपुट माइनस वी आउटपुट है। तो इसी को जब हम लोग इधर यूटिलाइज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि जी वी इनपुट ओवर एल हमारे पास ऑन के केस में स्लोप है, और ऑफ के केस में हमारे पास जो करंट की वैल्यू थी वी इनपुट माइनस वी आउटपुट थी, ठीक है। तो वी इनपुट माइनस वी आउटपुट ओवर एल, ये साइन इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वी इनपुट माइनस वी आउटपुट ओवर एल वैसे ही आपके पास एक नेगेटिव नंबर है। ये लेट से 1 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट ज़्यादा होगा, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। ये चीज़ आ गई आपके पास। तो यहीं पर से जो है डेल्टा आई एल प्लस जो है इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें डी टी एस, तो ये ऑन के केस में आपके पास जो है रिपल आ गया, ये ऑफ के केस में आ गया। और इसी के थ्रू अगर आप सॉल्व इसको करें ठीक है, यहाँ पे जो ये इक्वालिटी के हिसाब से जो बातें की गई थी, बल्कि ये नेगेटिव साइन इज़ करेक्ट हियर, ठीक है। डेल्टा आई एल प्लस डेल्टा आई एल माइनस जो है वो 0 के बराबर होगा। मतलब ये पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर 0 के बराबर हैं, तो ये जितना पॉजिटिव है उतना ये इस टर्म के नेगेटिव के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 ओवर 1 माइनस डी दोबारा आपके पास आ जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए कहा जा, अच्छा हमारे पास इनपुट और आउटपुट पावर बराबर हैं, तो वी इन आई इन और वी आउटपुट आई आउटपुट बराबर हैं। इसका मतलब है कि जी वोल्टेज अगर इंक्रीज़ हुई है तो करंट आपके पास रिड्यूस होगा। तो इसी चीज़ को जो है ना मॉडल करने के लिए, एक्चुअली तो ये ट्रांसफार्मर आपके पास नहीं है, लेकिन अगर
सिंबल एक यूज़ करना हो तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डीसी के लिए ट्रांसफार्मर है। ये स्ट्रेट लाइंस का मतलब है डीसी एक्चुअली है, एक्चुअल ट्रांसफार्मर इधर एग्जिस्ट नहीं करता। पर वी इनपुट आई इनपुट इधर से है, वी आउटपुट आई आउटपुट इस साइड से है, तो यहाँ पे 1 माइनस इसको कंसिडर किया जा सकता है एज अ डीसी ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर जो टर्न रेशो जो है वो 1 माइनस डी रेशो 1 के बराबर है। तो वी आउटपुट जो है विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस डी वी इनपुट, और करंट इसी तरह रिड्यूस होगा। तो ये इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि फिजिकल आपके पास ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। अच्छा जी, अगर इस वेवफॉर्म्स को देखें तो वो हमारे पास तकरीबन उसी तरीके से रहेगी जैसे कि हमने पहले देखा था। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इतनी देर तक वोल्टेज हमारे पास थी वी इनपुट, तो वी इनपुट बाय एल आपके पास स्लोप आ गई। इस केस में वही वी इनपुट माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाय एल हमारे पास स्लोप आ गई। तो ये वाला जो करंट है ये हमारे पास स्विच के अक्रॉस अगर हम लोग देखें, जो कि इंडक्टर के अंदर से या इनपुट साइड से करंट होगा, तो वो ये वाला बनता है। ठीक है, आउटपुट साइड के ऊपर से डायोड के क्रॉस अगर हम देखें तो वो हमारे पास इसके अलावा सेकंड जो ये वाला पोर्शन है ये डायोड के क्रॉस आएगा, और जो ये वाला पोर्शन है वो हमारे पास जो है स्विच के थ्रू पास कर रहा है। तो अब आउटपुट साइड के ऊपर पहले तो हमारे पास होता था कि आउटपुट साइड के ऊपर इंडक्टर लगा था, पर अब आउटपुट साइड पे हमारे पास डायोड लगा है। तो जो डायोड के अंदर से करंट गुजर रहा है उसका हमारे पास जो है डीसी कंपोनेंट इस रेजिस्टर में से गुजरेगा और एसी कंपोनेंट इस कैपेसिटर में से। तो अब ये काफ़ी बड़े लेवल का फ़र्क है। ठीक है, तो अब आपने ये जो डायोड का करंट निकाला है, इस डायोड के करंट के अंदर से जो एवरेज करंट है वो इसकी एवरेज आप लेंगे तो वो आपके पास आई आउटपुट के बराबर है। इसमें से आई आउटपुट अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें से अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या डीसी की टर्म्स में देखें तो यहाँ पे डीसी वैल्यू थी आई एल की, और आउटपुट के अक्रॉस जो है वो आई आउटपुट है। तो ये अगर आप इसमें से जो डीसी वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आई आउटपुट पे इसको कर देंगे तो माइनस आई आउटपुट नीचे आ जाएगा ये, और ये दूसरा आई एल माइनस आई आउटपुट ऊपर आ गया। अब इधर क्या हो रहा है कि इस केस के अंदर यहाँ पे आप चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं कैपेसिटर को, और जो ये वाली जगह है यहाँ पे आप जो है चार्ज डिस्चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को। तो ये उसी तरीके से मतलब हमारे पास सिनेरियो आ गया जैसे कि पहले था। तो लेकिन है कि अब ये डायोड और उन कंपोनेंट्स की इधर उधर मूव करने की वजह से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ गया। तो यही जो हमारे पास सेकंड केस में सिनेरियो आ रहा था कि माइनस आई आउटपुट ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास एरिया वाइज अगर हाइट देखी जाए तो आई आउटपुट के बराबर है, और जो ये वाला हिस्सा है ये हमारे पास है डी टी एस के बराबर है। तो एरिया जो है ये जो चार्ज आता है हमारे पास डेल्टा क्यू, वो हमारे पास आ जाएगा एरिया। रेक्टेंगल है तो ये बनेगा आई आउटपुट डी टी एस। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा वी आउटपुट, और आई आउटपुट इज इक्वल टू वी आउटपुट ओवर आर। वी आउटपुट डी टी एस ओवर आर इज इक्वल टू सी डेल्टा वी आउटपुट। तो अगर डेल्टा वी आउटपुट ओवर वी आउटपुट लिखना है हमने तो वो हमारे पास बन जाएगा जनाब डी टी एस ओवर आर सी। तो हमारे पास जो है बक बूस्ट कन्वर्टर के केस के अंदर जो है ना ये हमारे पास आ जाता है परसेंटेज आउटपुट वोल्टेज
रिपल या फ्रैक्शनल आउटपुट वोल्टेज रिपल हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये उस केस में है कि अगर रिपल काफ़ी कम है और वो तमाम पहले जो हमने कंडीशंस मेंशन की थी वो सारी फॉलो की जा रही हैं, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि कैपेसिटर की इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस भी हमारे पास काफ़ी कम है, तो एक्चुअल वेव फॉर्म जो हमें नज़र आएगी वो थोड़ा बहुत कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग इस तरह से हो रहा होगा। लेकिन ओवरऑल क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी हाई रखी और बाकी सारे पैरामीटर ऑप्टिमाइज्ड हैं, तो रिपल स्मॉल होगा, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली डीसी ही कह सकते हैं, लेकिन ये रिपल एवेल्यूएट किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ थी कि जो रिलेशन है वो है 1/1 माइनस डी का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वी आउटपुट ओवर वी इनपुट है। तो जब आप ड्यूटी साइकिल को ज़ीरो रखते हैं यहाँ पे, तो ये बराबर आ गए, पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप जो हैं आइडियल केस के अंदर इस ड्यूटी साइकिल को 1 के करीब लेके जाते हैं, तो ये इन्फिनिटी तक चले जाता है। इन रियलिटी आपके पास ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ड्यूटी साइकिल बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास जो पैरासिटिक एलिमेंट्स हैं वो बीच में एक्टिव होते रहेंगे। ठीक है, जो इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस है, जो इंडक्टर की वायरिंग के जो है रेजिस्टिव लॉसेस हैं, जो स्विच के लॉसेस हैं, तो उनसे एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि आप तकरीबन जो है ना 1 के करीब जब एक्चुअल 1 पे लेके जाएंगे तो ये 0 पे पहुंच जाएगा। वो इसलिए नहीं कि थ्योरेटिकली तो आपके पास इन्फिनिटी होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली आप जो है वो 0 तक पहुंच जाएंगे। इसकी वजह को हम यूं भी देख सकते हैं कि स्विच को ऑन करने पे ये सिनेरियो था हमारे पास, स्विच को ऑफ करने के ऊपर ये वाला सिनेरियो था। तो ड्यूटी साइकिल 1 का मतलब है स्विच हमेशा ऑन है। अगर स्विच हमेशा ऑन है तो क्या ये कैपेसिटर, ये एक और मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखने के लिए, तो अगर हमेशा ही स्विच ऑन है तो क्या ये डायोड कभी कंडक्ट करेगा? नहीं। अगर डायोड ये कभी नहीं कंडक्ट करेगा तो हमारे पास जो है ये कैपेसिटर कभी भी नहीं चार्ज होगा। तो जितनी भी इसकी एक दफ़ा एनर्जी थी वो सारी की सारी इसने दे दी, तो एक्चुअली आउटपुट वैसे ही 0 वोल्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये कभी भी आपने इस तरीके से करना नहीं है। वजह क्या है कि ड्यूटी साइकिल अगर आप 1 कर देते हैं तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितनी है? वी इनपुट। क्या ये वोल्टेज कभी चेंज होगी? नहीं, क्योंकि आपने इसको परमानेंटली ऑन किया हुआ है, तो हमेशा ये इतनी ही रहेगी। पर ये किसके बराबर होती है? ये होती है एल डी आई एल ओवर डी टी के। तो अगर ये वोल्टेज फिक्स्ड आप हमेशा रखेंगे और स्विचिंग कोई नहीं कर रहे, तो आपके पास करंट हमेशा इंक्रीज़ करता रहेगा। तो आम तौर पे तो हम क्या करते थे, इतनी देर किया, स्विच किया, इतनी देर ऐसे कर रहे होते थे। अगर आप स्विचिंग ही नहीं करेंगे तो ये तो हमेशा रहेगा, और आपके पास ये तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग जो है वो 1 किलो एम्पेयर तक पहुंच जाए, मेगा एम्पेयर तक पहुंच जाए, जितना मर्जी करंट हो जाए। ठीक है, इसीलिए इंडक्टर्स को या इन चीज़ों को आमतौर पे जो है वो स्विचिंग के साथ यूज़ किया जाता है। स्विचिंग के बगैर तो ये आपके पास इन वोल्टेज, इसको रजिस्टर कुछ भी नहीं लगा और वोल्टेज खाली लगा हुआ है, तो ये तो बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू और एंड रिजल्ट क्या निकलेगा कि सब कुछ डैमेज हो जाएगा। तो ये एक दूसरी वजह है जिसकी कि हम जो है ना ड्यूटी साइकिल इसका 1 पे क्यों नहीं लेके जाएंगे। ये आइडियल केस में भी ये प्रॉब्लम सारी निकल आई हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आते हैं CCM DCM बाउंड्री कंडीशन के ऊपर। तो उसी तरीके से बाउंड्री कंडीशन एवेल्यूएट करेंगे हम, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन हम इंडक्टर डिफ़ाइन करता है CCM या DCM मोड को, तो हमारे पास जो है इंडक्टर के अक्रॉस ही हम बाउंड्री कंडीशन को एवेल्यूएट करेंगे। तो इधर देखते हुए इंडक्टर जो हमारे पास है 0 से स्टार्ट होते हुए जो है वो एक पीक वैल्यू तक आ रहा है और उसके बाद दोबारा 0 पे आ रहा है। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो बाउंड्री करंट, जो एवरेज करंट है, वो निकालने के लिए हम लेंगे 1/TS टाइम्स एरिया। ठीक है, जितना भी एरिया था उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया।
तो एरिया कितना आता है, हाफ बेस हमारे पास कितनी है, टी एस इंटू अल्टीट्यूड आई एल पी। अब ये आई एल पी क्या है हमारे पास, इसको इनपुट साइड से हम निकाल लेते हैं। आई एल जो है वो हमारे पास अगर था वी इनपुट ओवर एल डी टी एस, तो ये ज़ीरो से लेके वहाँ तक जा रहा है, तो यही चीज़ जो है आई एल पी के बराबर है। तो ये इधर से कैंसिल हो गए थे तो ये हाफ आई एल पी रह गया था, उसकी जगह पे यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हैं, तो ये बन जाता है जनाब हाफ वी इनपुट ओवर एल डी टी एस। तो ये हमारे पास जो है बाउंड्री करंट आ गया इंडक्टर के क्रॉस। लेकिन याद रहे कि ये जो आपके पास बल्कि चलें ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज की टर्म्स में ये आया, अगर आउटपुट की टर्म्स में लेके जाना है तो वी आउटपुट ओवर वी इनपुट इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस डी। तो इधर हम क्या करते हैं, जो ये रिलेशन आया था इसके अंदर वी इनपुट का यहाँ से रिलेशन निकाल के डाल देते हैं, जो कि 1 माइनस डी वी आउटपुट के बराबर है। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये वाला आ जाता है, टी एस वी आउटपुट ओवर 2L डी इंटू 1 माइनस डी। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की टर्म्स के अंदर जो है बाउंड्री करंट आ गया इंडक्टर में, और मैक्सिमम इंडक्टर बाउंड्री करंट फॉर DCM। अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, अगर हम डी की वैल्यू 0 प्लेस करें इस खाली पैरामीटर में, बाकी तो कांस्टेंट है, 0 प्लेस करें तो 0 इंटू 1 0 आ जाता है, 1 प्लेस करें 1 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, वो फिर आपके पास 0 आ जाता है। तो इसको सॉल्व करके जब हम इसका मैक्सिमा देखते हैं, मतलब कि ये रिलेशन बनता है डी को 1 माइनस डी से मल्टीप्लाई करें, डी माइनस डी स्क्वायर, ये आपके पास एक लेफ्ट से फंक्शन ऑफ डी है। इसका मैक्सिमा आपने देखना है तो एफ डैश ऑफ डी को जो है वो 0 के बराबर आपने प्लेस करना है। तो ये आ जाता है जी 1 माइनस 2D, इसको 0 के बराबर प्लेस करें तो यहाँ से D इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ इक्वल टू 0.5। ठीक है, 0.5 के ऊपर जो है ना ये मैक्सिमा या मिनिमा में से कोई होगा। आगे फर्दर क्या होता है कि F डबल डैश ऑफ D लेंगे, ये मैथ्स की चीज़ें सारी, और चेक करेंगे रिज़ल्ट क्या आता है, -2 है। तो अब क्योंकि ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब है आपके पास मैक्सिमा आ रहा है। तो मैक्सिमम इंडक्टर बाउंड्री करंट फॉर DCM एट D इक्वल टू 0.5, इधर D की वैल्यू 0.5 प्लेस करते हैं तो V आउटपुट ओवर 8LFS, ये आपके पास इंडक्टर बाउंड्री करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। गुड, अच्छी बात है, हमने ये वाली चीज़ जो है निकाल ली है। पर एक हमारे पास अभी भी इधर प्रॉब्लम है, ये जो करंट है ये हमारे पास है इंडक्टर के क्रॉस, और इंडक्टर किधर लगा है, इनपुट की साइड के ऊपर। आउटपुट करंट तो एक्चुअली डायोड करंट के साथ रिलेटेड था। इंडक्टर करंट के सिर्फ और सिर्फ जब इंडक्टर स्विच को हम ओपन करते हैं तो फिर डायोड करंट इसके बराबर है। जब स्विच को आपने ऑन किया हुआ है तो इसका उससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो हम अब क्या चाह रहे हैं कि जी ये जो इसकी एवरेज वैल्यू इनपुट करंट के बराबर है, इसको इन टर्म्स ऑफ आउटपुट करंट हम लिखें। तो अब ये जो एक नया मसला आया है इसको कैसे हल करें, इसकी वजह एक ये है कि आउटपुट करंट को आप इजीली मेजर कर सकते हैं। किधर गया, ठीक है, आउटपुट करंट ये वोल्टेज एक रजिस्टर के क्रॉस आ रहा है, डिवाइड किया, आप आउटपुट करंट निकाल सकते हैं। इनपुट करंट को निकालना बड़ा मुश्किल है, कोई रजिस्टर नहीं लगा, आपको एक एक्चुअली फिजिकली इन्वेसिव कोई मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम आउटपुट करंट की टर्म्स में निकाल लें ताकि इजीली जो है सर्किट के एक्सटर्नल पैरामीटर्स की टर्म्स में हमें पता चल सके कि CCM में है कि DCM में। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जी IL भी हमारे पास ये था, ठीक है, मैक्सिमम की नहीं बात हो रही, टोटल।
तो क्योंकि ये इनपुट करंट के बराबर है और हमें पता है कि जी इनपुट आउटपुट करंट का रिलेशन इस तरीके से है कि आई आउटपुट इज इक्वल टू आई इनपुट 1 माइनस डी। तो आई आउटपुट इज इक्वल टू ये जो एवरेज यहाँ आ रहा है आई एल 1 माइनस डी, तो एक 1 माइनस डी से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये इंडक्टर बाउंड्री करंट या इनपुट बाउंड्री करंट आउटपुट बाउंड्री करंट में कन्वर्ट हो गया। ये वाला जो रिलेशन आया है इसका दोबारा हमें एक दफ़ा पे मैक्सिमा निकालना पड़ेगा। पिछला जो मैक्सिमा हमने वो इनपुट करंट के लिए निकाला था, अब ये आउटपुट करंट के लिए। इसके लिए लेट से हमारे पास एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी इंटू 1 माइनस डी होल स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ डी इज इक्वल टू ये हमारे पास जो टर्म है ना ये यहाँ पे बनती है डी इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2d। ठीक है, तो ये फर्दर बनता है डी प्लस डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ डी अगर हम निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा जनाब 1 प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4d। 0 के बराबर इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब 3d स्क्वायर प्लस 1 नहीं सॉरी माइनस 4d है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 3d माइनस d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 3d कॉमन ले लेते हैं पहले में से। 3d कॉमन लेते हैं तो ये टर्म बनती है 1 सॉरी d माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर से आगे माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आगे से बन जाता है जनाब 3d माइनस 1 टाइम्स d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें दो फैक्टर आते हैं, या तो d की वैल्यू 1/3 है या d की वैल्यू 1 है। अगर हम d की वैल्यू जो है वो 1 लेते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो d की वैल्यू को हमें लेना पड़ेगा 1/3। फिर आगे हमने पता करना है कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो एफ डबल डैश ऑफ डी, अब एफ डबल डैश ऑफ डी इसको फर्दर आगे हम करते हैं। ये टर्म 0 होगी, ये आ गया जनाब 6d माइनस 4। इसमें d की जगह 1/3 प्लेस किया तो ये आ गया जनाब 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 विच इज़ लेस दैन 0। तो मैक्सिमा। ये पूरा वैसे स्टेप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर मैं यहाँ पे ये इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत चलें, पिछली कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ना याद भी होती रहें जो पढ़ी थी आपने अपने बैचलर्स के अंदर। तो ये हमारे पास पूरा रिलेशन आ गया। इसमें d की जगह फिर हमने 1/3 जिसको हमने अभी प्रूव कर लिया कि इस पर मैक्सिमा आएगा, 1/3 हम प्लेस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब 1 माइनस 1/3, 2/3 का स्क्वायर हो जाता है 4/9 और ये 1/3 था टाइम्स 1/3 इज इक्वल टू 4/27। यहाँ पे 2 है, इस 2 से ये करके 2 आ गया, तो 2TSV आउटपुट ओवर 27L। तो इस केस में आपके पास जो अब मैक्सिमम वाले जो टर्म आ रही है आउटपुट बाउंड्री मैक्सिमम, वो अब है 2TSV आउटपुट ओवर 27L, जबकि
बक कन्वर्टर के केस में वो टर्म थी टी एस वी आउटपुट ओवर 2L। तो यहाँ पे 4/27 का एक फैक्टर जो है ना वो आपके पास लगा है। तो ये इससे पता चलता है कि आपके पास बक बूस्ट कन्वर्टर के तकरीबन हर चीज़ ही डिफरेंट है। तो अगर आप एक ही चीज़ पिछली याद करके उसी के थ्रू करने की कोशिश करेंगे सर्किट को या रिलेशन को कुछ भी, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो हर कन्वर्टर जो है वो अपने यूनिक तरीके से ऑपरेट कर रहा है और उसकी मैथमेटिक्स डिफरेंट है। तो ये सारा करने के बाद हमारे पास आ गया था CCM मोड के अंदर। तो अभी हम जो है ये DCM मोड के अंदर इसको देख लेते हैं। तो DCM मोड के अंदर हमारे पास क्या होगा कि इसी तरीके से स्टोर्ड एनर्जी ज़ीरो हो गई। वो पिछले केस में D1 D2 कहा गया था, यहाँ पे Δ1 Δ2 पर एक ही चीज़ की बात हो रही है। तो इसी तरह हमारे पास पहले यहाँ पे V इनपुट रहेगी, दूसरे केस में V इनपुट माइनस V आउटपुट, वोल्टेज होगी, स्लोप उसी तरह से चलती रहेगी। तो इधर हम लोग अप्लाई करते हैं ये इस तरह करके थोड़ी देर ज़ीरो। तो यहाँ पे जनाब आ गया ये V इनपुट, ये हो गया VI इनपुट माइनस V आउटपुट। ये टाइम था हमारे पास DTS, ये टाइम है हमारे पास D1 TS और ये वाला टाइम D2 है TS। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जो है वो TS है। तो इसमें अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, एरिया पहले निकाल के कर लेते हैं, या इधर दूसरे तरीके से किए चलें वही कर लेते हैं। तो वोल्टेज टाइम्स वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय जितनी देर के लिए ये ऑन है, तो वो होता है कि जनाब 1/TS करके टोटल आपने जो है ना तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना इंटीग्रेट करके। तो ये कांस्टेंट था, तो ये बन जाएगा जनाब V इनपुट DTS लिखा हुआ है इधर। दूसरे केस में V इनपुट माइनस V आउटपुट Δ1 TS इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है V आउटपुट ओवर V इनपुट इज इक्वल टू Δ1 प्लस T ओवर Δ1। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये Δ1 की टर्म हमें नहीं पता और ये V आउटपुट नहीं हमें पता, तो हमने ये सारा कुछ ही वैल्यूएट करना है। यहाँ पे जो है ये आगे मैं असाइनमेंट्स वगैरह भी दूंगा, सब लोग यहीं पे गलती करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने मेजर नंबर काटने हैं। अगर दोबारा मैंने जो भी असाइनमेंट आपको कुछ देर तक बताऊंगा, वो असाइनमेंट देने पे अगर दोबारा जो है ये इसी तरह की गलती हुई तो उसके ऊपर मैंने मेजर मार्क्स डिडक्ट करने हैं। तो ये Δ1 हमारे पास आ गया, लेकिन ये Δ1 की एक्चुअल वैल्यू नहीं है क्योंकि V आउटपुट भी नहीं पता। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें एक सेकेंडरी इक्वेशन एक और चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, अब इसको जब हमने सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास ना पूरा एक बिहेवियर आ गया। अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि जी जो इंडक्टर है, इंडक्टर तो हमारे पास जो है ना वो उसके क्रॉस ये टोटल करंट आ रहा है, ये और ये इस तरह करके। तो अब हम क्या करते हैं कि जी हम इंडक्टर के क्रॉस टोटल करंट आ रहा है और वो एवरेज करंट इनपुट करंट के बराबर है, पर सिर्फ और सिर्फ जो ये सेकंड पोर्शन है ये वो करंट है जो डायोड के क्रॉस आ रहा है। और हमें पता है कि जी जो करंट ये किधर गया, जो करंट डायोड के क्रॉस आता है वही करंट आउटपुट के अंदर जाता है। तो इसी करंट की एवरेज वैल्यू आउटपुट करंट है और इसका रिपल जो है वो कैपेसिटर के क्रॉस आता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम क्या करते हैं कि जी आई आउटपुट अगर हमने निकालना है ना, तो आई आउटपुट हमारे पास होगा इस सेकंड पोर्शन का एरिया। अब याद रहे कि ये जो सिस्टम है, ये जो इतना हिस्सा ये रिपीट टोटल टाइम के बाद ही कर रहा है, तो ये बनेगा 1/TS टाइम्स एरिया जो है इसका एरिया क्या है, हाफ, बेस है Δ1 DS टाइम्स हाइट इसकी है ILP। TS से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हाफ Δ1
ILP जो कि ये है। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब दूसरी क्या चीज़ है, लेकिन ये ILP की क्या वैल्यू है? तो ILP हमने जब स्टार्ट में चार्जिंग की है तो हम उससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो स्लोप है ये हमारे पास है V इनपुट ओवर L, टाइम जितनी देर तक ये किया है ये DTS है। तो ये डेल्टा IL जो है ना वो हमारे पास ILP के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया V इनपुट DTS ओवर L। इसको इसी रिलेशन के अंदर हम यहाँ पे जो है ना ILP की वैल्यू प्लेस करते हैं। अच्छा, सेकंड ये डेल्टा वन की भी हमें वैल्यू इधर प्लेस करनी है। तो डेल्टा वन की वैल्यू हमने इस रिलेशन में निकाली थी, इधर भी आउटपुट भी नहीं हमें पता था। तो डेल्टा वन और ILP दोनों की वैल्यूज़ प्लेस करें तो ओवरऑल जो रिलेशन है वो ये बन जाता है, V इनपुट TS ओवर 2L D स्क्वायर डिवाइडेड बाई V आउटपुट ओवर V इनपुट माइनस 1। तो रिलेटिवली काफ़ी जो है ना एक तरह का कॉम्प्लेक्स किस्म का ही लगता है, पर इसके अंदर जो ये वाली चीज़ है ये हमारे पास अगर इसको देखा जाए, इस टर्म को जो है एक सेकेंड 4/27 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे पास बन जाती है IOB मैक्स के। तो अगर 4/27 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो ये वाली चीज़ IOB मैक्स हो गई। तो लेकिन है कि अगला एक पोर्शन हमारे पास रह जाएगा जिसको ना डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि जी I आउटपुट इज इक्वल टू IOB max, I output is equal to IOB max D square over V output by V input minus 1 times 4/27/4। तो इसी के हिसाब से जो है यहाँ पे ड्यूटी साइकिल निकालने के लिए सारी टर्म्स को अगली तरफ लेके गए, सॉल्व किया, तो एक्चुअल जो रिलेशन आपके पास आ जाता है वो रिलेशन ये है ड्यूटी साइकिल का। और इधर ये V आउटपुट ओवर V इनपुट जो है ये MVDC आपके पास है। तो यहाँ से एक तरह का जो है ना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नॉर्मली जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास V आउटपुट ओवर V इनपुट बराबर था 1/1 माइनस टी, लेकिन जैसे ही DCM मोड में आए हैं तो आपके पास ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स एक रिलेशन आ गया है। तो जैसे हमने पहले पिछले केस में प्लॉट किया था, इसी तरीके से अगर हम इस केस के अंदर भी जो है प्लॉटिंग करें, और यहाँ पे हमारे पास क्या है V आउटपुट, तो पहली चीज़ थी कि हमारे पास IOB इज इक्वल टू IOB मैक्स, IOB मैक्सिमम वैल्यू टाइम्स D इंटू 1 माइनस D होल स्क्वायर 27/4 करके। ठीक है, तो इस तरीके से करके ना हमारे पास ये IOB की वैल्यू भी आ सकती है। तो इसीलिए ये जो है ना 27/4 नहीं बल्कि 4/27 है, 4/27 है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को अगर हम जो है IOB मैक्स की वैल्यू अगर हमें पता है, जो कि हमारे पास पूरा रिलेशन है, ये IOB मैक्स इज इक्वल टू 4/27 V आउटपुट ओवर 2FSL। ये वाला ना टर्म का देखना पड़ेगा कि क्या है, इधर कोई एक टर्म आती है कांस्टेंट की, तो उसको सारा प्लेस करके अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें तो हमें पता चलता है कि जी I आउटपुट ओवर ये वाली जो टर्म इसको करें तो हमारे पास ये बाउंड्री करंट है CCM DCM का।
तो पिछले केस में तो बक कन्वर्टर में तो बड़ा सिंपल आ गया था, यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है। तो अगर आपके पास लेट से जो है ना आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय वी आउटपुट ओवर 2FSL, ठीक है, जो कि 27/4 IOB मैक्स के बराबर है। तो ये मतलब कि सारे नंबर्स आपके पास एक एक्चुअली एवेल्यूएट आप इनको कर सकते हैं। वी आउटपुट की वैल्यू पता हो, एफ एस की, एल की, ठीक है, ये सारी चीज़ें आई आउटपुट का आपको पता है, और ये वाला कर्व गिवन है, तो आप लेट से आई आउटपुट ओवर दिस टर्म आपके पास 0.1 के बराबर है। बाकी आपको बताया जाता है कि जी ड्यूटी साइकिल आपके पास 0.5 है, और आपसे पूछा जाता है कि जी बताएं आपके पास सर्किट सीसीएम में या डीसीएम में है। तो यहाँ पे देख के हमें पता चल जाता है कि जी हमारा सर्किट जो है वो डीसीएम में है। दूसरी चीज़ हमसे पूछी जाती है लेट से कि जी डीसीएम में तो हम आ गए, पर अब हमें बताया जाए कि गेन कितना है। तो ये लाइन क्योंकि 2 और 3 के बीच में थोड़ा बहुत आ रही है, और ये एक्चुअली 2.3 इसको कह देंगे। तो आप कह देंगे कि जी जो गेन है वो आपके पास है अप्रोक्सीमेटली 2.3। तो अगर आउटपुट वोल्टेज आपको पता है, आउटपुट वोल्टेज आपके पास है 10 वोल्ट है, नहीं 23 वोल्ट कर लेते हैं, 23 वोल्ट है, तो इधर से आपको पता चल जाएगा कि जनाब इनपुट वोल्टेज 2.3 ये वाली टर्म आ जाती है आपके पास। 2.3 वी आउटपुट 23 वोल्ट है, तो इनपुट वोल्टेज आपके पास 10 वोल्ट आ जाएगी। तो इसके ऊपर मतलब आइडेंटिफाई ही नहीं सिर्फ आपने कर सकते, बल्कि आप इसको एक्चुअली यूज़ करते हुए जो है ना आंसर भी एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है बूस्ट कन्वर्टर के केस में भी उसी तरह की कर्व आ गई। और जिस तरह पहले था कि इसको ड्रॉ करने के लिए ना डिफरेंट रिलेशंस को यूज़ किया जा सकता था, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी पिछली लाइन जो है ये आपके पास है फिक्स्ड MVDC लाइंस के साथ, और ये वाली फिक्स्ड ड्यूटी साइकिल के साथ आपके पास लाइन आ रही है, जहाँ पे ड्यूटी साइकिल की वैल्यू 1 के करीब लेके जाते रहें तो ये इन्फिनिटी तक आपको पॉइंट ले जाता है। तो ये हमारे पास जो है DCM के केस के अंदर जो है ना इस सर्किट का बिहेवियर हमारे पास चल रहा है। तो फर्दर मोर इसमें हम क्या करते हैं, अब आगे देख लेते हैं एक दफ़ा के DCM के केस में बूस्ट कन्वर्टर में वेव फॉर्म्स कैसे आती हैं। तो ये वोल्टेज का हमें पता था, V इनपुट है ऑन केस में, V इनपुट माइनस V आउटपुट है ऑफ केस में, और इतनी देर तक आपके पास जो है इंडक्टर के क्रॉस स्टोर्ड एनर्जी ज़ीरो, तो करंट और वोल्टेज दोनों ज़ीरो होंगे। इसी के साथ अगर हमने जो है जब देखना हो कि जी हमारे पास इंडक्टर के ये जो स्विच ऑन हुआ है उसके क्रॉस कितना करंट है, तो क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस जो करंट है वो तो इस तरीके से फ़्लो कर रहा है, उसमें से ये वाला हिस्सा स्विच में से है, तो ये वेव फॉर्म में इधर इस तरह से शो हो जाएगा। और जो ये रिमेनिंग वाला हिस्सा था ये आपके पास क्योंकि डायोड के क्रॉस था, तो इसको हमने वहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फर्दर इसमें देखें हम तो डायोड के क्रॉस आपके पास जो भी एवरेज आउटपुट करंट है वो आउटपुट करंट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये वाला इस तरह से बिहेवियर आ जाता है, जहाँ पे इतनी देर आपने चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो ये पूरा पोर्शन है यहाँ पे आप लोग जो है डिस्चार्जिंग कर रहे हैं कैपेसिटर की। तो इसको एवेल्यूएट करके आप जो है वो रिपल भी निकाल सकते हैं। तो फर्दर ये वही जो है इंडक्टर के क्रॉस जो है इनपुट करंट है जो उसको बताया गया, और ये स्विचेस के क्रॉस जो है करंट की वेव फॉर्म और साथ में जो है वोल्टेज की वेव फॉर्म को यहाँ पे शो किया गया। ठीक है, तो ये वही चीज़ें दोबारा एक तरह से आ रही है, यहाँ पे वही शेडिंग उसी तरह से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा आज का लेक्चर, ये वाला जो लेक्चर का पोर्शन है ये बेसिकली जो है यहाँ पे फिनिश होता है। तो आपने जो है बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर की जो है ना चीज़ें यहाँ तक देख ली हैं। अच्छा, लास्ट एक जो है एडिशनल चीज़ आपको बक बूस्ट का पूरा जो है वो असाइनमेंट आपको दी जाएगी, जो कि मैं कुछ देर तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा अभी आपको बता दूं
कि बक बूस्ट कन्वर्टर जो कि ये थर्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ये इंडक्टर ना इनपुट साइड पे है ना आउटपुट साइड पे है। तो इसके क्रॉस क्या हो रहा है कि जी जब ये वाला स्विच ऑन होता है तो करंट इनपुट का होता है, और जब ये स्विच ऑफ हो जाता है तो जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो आउटपुट का करंट होता है। तो इसलिए जो है ना ये, और इसकी पोलैरिटी आउटपुट की जो है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि करंट सिर्फ इसी साइड पे फ्लो करना है। तो इसकी वजह से जो है ना काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम आती है। आपको यहाँ पे गिवन बेशक है कि d ओवर 1 माइनस डी बक बूस्ट कन्वर्टर के अंदर आपके पास रिजल्ट आता है कि ये d बक का है, ये 1 माइनस डी बूस्ट का है, तो ये d ओवर 1 माइनस डी आपके पास इस तरह से आ रहा है। तो ये लेकिन जो है ना आपको जो है असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर ये इससे रिलेटेड आपको ना एग्जैक्ट अभी वो असाइनमेंट की फ़ाइल दी जाएगी, तो वो सब कुछ आपने इससे रिलेटेड सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्दर इसके अंदर ना वही DCM मोड में जब जाएंगे ना तो वो याद रखिएगा कि जो डेल्टा 1 या D1 के साथ जो रिलेशन आते हैं ना आपके पास, उसके अंदर 2 वेरिएबल होते हैं और एक ही इक्वेशन से उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो वो अगर किसी ने किया तो वहाँ पे मैं काफ़ी मार्क्स डिडक्ट करूँगा। चलिए ठीक है, अभी जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं।